नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो इस समय पूरे दुनिया में जो एक प्रभुत्व की बात है वो देखने को मिल रही है। चाहे हम बात करें चीन की, चाहे हम बात करें अमेरिका की, सभी देश एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं कि दबाव बनाना चाह रहे हैं। और इसी संदर्भ में लगातार जैसे बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में जब तनाव की स्थिति हुई और इस तनाव की स्थिति में एक बड़ा जो मुद्दा था वो आतंकवाद था। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़े कह सकते हैं कि अटैक किए और उसमें जैसे सिंदूर ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन के दौरान ही भारत ने पाकिस्तान को फिर से सुधारने के लिए जो दोनों देशों के बीच में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग को लेकर एक संधि थी, उस संधि को खारिज कर दिया। जिसके कारण देखें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तिलमिला उठा और वो फिर पहुंच गया अपने कह सकते हैं कि पड़ोसी देश या उसका जो इस समय सबसे हित करने के दृष्टिकोण से जो देश बना हुआ है वो चीन बना हुआ है। तो चीन के पास पहुंचा तो चीन कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर एक जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है वो भारत के ऊपर बनाना चाह रहा था और इसी को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी चर्चाएं हुई। और अब स्थिति ये देखने को मिल रही है कि जो ब्रह्मपुत्र है उस पर जो चीन है, जिसे हम ड्रैगन कहते हैं, उसकी जो साजिश है वो साजिश अब नाकाम करेगा। सियांग डैम, जो भारत का सियांग डैम है वो अब चर्चा में है। चीन को कैसे करारा जवाब होगा भारत का, तो इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अरुणाचल का जो सियांग डैम प्रोजेक्ट है वो चीन की जो चालबाजियां हैं, जो लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की जो उसकी अपनी एक परंपरा रही है, उसके इस खेल के मंसूबों पर कैसे पानी फेरेगा भारत, इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र पर चीन के बाद का जो मुकाबला है वो करने के लिए भारत का जो ऊपरी सियांग जल विद्युत जो परियोजना है, आखिर ये जो सियांग डैम प्रोजेक्ट है ये कितना प्रभावी है, इसके बारे में देखेंगे क्या बातें कही गई हैं। इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। सियांग जो अपर मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है ये चीन के सुपर डैम के ऊपर कितना हावी होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसकी आने वाले समय में देखें तो क्या प्रासंगिकता हो सकती है भारत के संदर्भ में, और ख़ास तौर पे जो लगातार ड्रैगन के द्वारा भारत के ऊपर जो ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर दबाव बनाया जा रहा था उस संदर्भ में कैसे काउंटर करता है भारत या भारत का ये सियांग डैम प्रोजेक्ट। तिब्बत की जो यारलुंग जो तंगसांगपो अरुणाचल सियांग जो ब्रह्मपुत्र है, ये पूरा जो नदी तंत्र है इसके बारे में भी देखेंगे कि आखिर इनका क्या भौगोलिक अवस्थिति है, इनकी क्या विशेषताएं हैं। और ब्रह्मपुत्र का जो पानी है उत्तरी चीन में मोड़ने का जो ड्रैगन का एक खतरनाक जो कह सकते हैं कि भारत के ऊपर दबाव बनाने की जो एक रणनीति थी वो क्या थी, और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ खेल करने का जो मंसूबा है चीन का, उस पर कैसे पलटवार करने जा रहा है भारत, इस मुद्दे की चर्चा करेंगे। अपर सियांग जो बहुउद्देशीय भंडारण है उसके बारे में देखेंगे, आखिर इसकी अपनी क्या विशेषता है, परियोजना के पीछे जो तत्कालिक कारण है वो क्या है, भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसकी विशेषता देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी आखिर उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन सभी पर डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, ब्रह्मपुत्र पर ड्रैगन की जो साजिश है वो नाकाम करेगा अरुणाचल का सियांग डैम, और अब चीन को देगा करारा जवाब भारत। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड ईयर मेगा सेल संचालित किया जा रहा आईएएस-जीएस जो फाउंडेशन कोर्स है, ये पीटी और मेंस लाइव ऑनलाइन कोर्स पर आपको एक बड़ा जो डिस्काउंट ऑफर है अप टू 60% का वो दिया जा रहा है। जैसे आईएएस-जीएस फाउंडेशन के तहत संचालित होने वाले जो कोर्स हैं, जैसे जीएस ओनली, पीटी मेंस का पूरा जो सिलेबस है वो कवर करता है, जिसके लिए निर्धारित जो फ़ी है वो 1,10,000 है, जो डिस्काउंट के बाद आपको केवल 50,000 में प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा दूसरा जो प्रोग्राम है वो जीएस और सीसेट का है, और ये जो कम्बो पैक है ये भी पीटी और मेंस का पूरा कवरेज इसमें आपको प्रदान किया जाता है, जिसके लिए निर्धारित फ़ी 1,20,000 है, लेकिन अब डिस्काउंट के बाद ये केवल आपको 55,000 में प्राप्त हो रहा है। तीसरा जो कोर्स है वो ऑनलाइन कोर्स है, पीटी मेंस के अंतर्गत संचालित होने वाला है, जो कि 1,10,000 का है, जो डिस्काउंट के बाद आपको केवल 40,000 में प्राप्त हो रहा है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल जो कोर्सेज हैं, ये इनकी जो ऑनलाइन फीस है
जिसके तहत इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान जैसे जो विभिन्न वैकल्पिक विषय संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किए जाते हैं वैकल्पिक विषय के तौर पे, इनके लिए जो निर्धारित फी है 45,000, वो अब डिस्काउंट के बाद आपको केवल 17,500 प्राप्त हो रही है। ये जो डिस्काउंट है इसके लिए जो वैलिडिटी है वो 12 से 17 जून 2025 है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो इसमें ईएमआई की जो सुविधा है, किस्तों में भी ये कोर्स आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा जो पीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स है, इसके तहत जो पीटी मेंस का जो पूरा कवरेज है लाइव और ऑनलाइन, इसके तहत विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करवाता है संस्कृति आईएएस अपने पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के तहत, जिसमें यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएस जैसे जो विभिन्न कोर्स हैं, इनकी जो भी निर्धारित फी है इन पर अप टू 70 to 75% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। अगर आप 12 से लेकर 17 जून 2025 के बीच में अगर इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो आप इन सभी छूट का, डिस्काउंट का ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण न्यूज है, 71वीं बीपीएससी के संदर्भ में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन आया, तो उसके लिए 71वीं बीपीएससी पीटी जो टारगेट बैच है वो संस्कृति के द्वारा संचालित किया जा रहा है। जो 70 डेज का प्रोग्राम है, 70 दिवसीय कार्यक्रम है, इसके लिए जो निर्धारित फी है वो 20,000 है, लेकिन अब डिस्काउंट के बाद ये केवल आपको 4,500 में प्राप्त हो रही है। इसके लिए नामांकन स्टार्ट है। इस कोर्स की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपकी होंगी, प्रत्येक रविवार को करंट अफेयर्स की नियमित कक्षाएं होंगी, प्रत्येक जो विषय है उस पर पीडीएफ जो क्लास नोट्स है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, रेगुलर स्तर पे सेक्शनल जो टेस्ट हैं वो होंगे, जैसे जैसे आपका सेक्शन खत्म होते जाएगा उस पर आधारित टेस्ट होगा। इस कोर्स की खास विशेषताएं हैं कि इसमें प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके आप अपना शंका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा न्यूज़ थी। अब हम बात करें अपने टॉपिक पर कि अरुणाचल का जो सियांग डैम प्रोजेक्ट है क्यों है चीन की चालबाजी का सबसे सटीक जवाब। तोड़ ब्रह्मपुत्र से खेल करने का जो मंसूबा है वो अब जो ड्रैगन है वो भूल जाएगा, क्योंकि लगातार ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भारत के ऊपर दबाव बना रहा था और पाकिस्तान के हितों की कहीं ना कहीं दुहाई दे रहा था। और पाकिस्तान, चूंकि पूरा ये मामला पाकिस्तान से जुड़ा, पाकिस्तान पहुंचा अपने सहयोगी देश चीन के पास कि अब सिंधु नदी जो जल समझौता था उसके उपयोग को लेकर भारत ने रद्द कर दिया है, तो तुम क्या करो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या करो, एक तरह से बैरियर कर दो, उस पर बांध बनाओ और इस तरह से क्या करो कि भारत को परेशान करो। तो एक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी वाटर पॉलिसी की, जो वाटर पॉलिसी की रणनीति थी वो किसके द्वारा की जा रही थी, वो चाइना के द्वारा भारत के ऊपर की जा रही थी। लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की बात देखने को मिल रही थी। ब्रह्मपुत्र पर चीन के बांध का मुकाबला करने के लिए जो भारत का ऊपरी जल सियांग जल विद्युत परियोजना है ये कितना प्रभावी होगी, क्योंकि लगातार ब्रह्मपुत्र के ऊपर सुपर डैम बनाने का जो एक प्रोजेक्ट है चीन का जो लगातार संचालित हो रहा है, तो उस कारण से जो चीन की गीदड़ भभकी थी वो लगातार भारत को दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इसके काउंटर के तौर पे देखा जा रहा है अरुणाचल का जो सियांग डैम है। और अपने देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला जो सियांग अपर मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है ये देश की, अगर सिक्योरिटी की बात करें, हम सुरक्षा की बात करें, राज्य के विकास की बात करें, तो इन दोनों दृष्टिकोण से क्या है कि ये जो सियांग डैम प्रोजेक्ट है ये काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है और चीन का जो सुपर डैम है, जो चीन के द्वारा कहीं ना कहीं भारत को काउंटर करने के लिए एक तरह से सुपर डैम बनाने का जो एक लक्ष्य है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से उसको धूमिल करता दिख रहा है यहाँ पर सियांग डैम प्रोजेक्ट, क्योंकि काउंटर कर सकता है भारत चीन को। तो इस कारण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और केंद्रीय मंत्री जो किरण रिजिजू हैं उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला जो सियांग अपर मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है ये देश के लिए सबसे अहम विषय है। और ये जो प्रोजेक्ट है दोनों बातें हैं कि एक तरफ हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है तो दूसरे तरफ हमारी सुरक्षा के लिए। और यही नहीं, लगभग 1.13 लाख एक बड़ा फंड होता है। तो इतने अनुमानित लागत से ये जो फंड है 1.13 लाख, इस अनुमानित लागत से ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या हो रहा है कि जो लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है, जो LAC है,
उसके पास ही क्या है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही जो ये सियांग जिला है वहीं पर ये क्या हो रहा है, ये बनाया जा रहा है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सियांग जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास ही ये बनाया जा रहा है। तो अगर हम देखें रणनीतिक जो इसकी अवस्थिति है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उस दृष्टिकोण से भी क्या है कि ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और बनने के बाद ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो ये प्रोजेक्ट जो है सियांग जल विद्युत जो परियोजना है, ये क्या होगी कि भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर कह सकते हैं कि ये स्टेशन होगा, हाइड्रो पावर स्टेशन के तौर पे ये क्या होगा, ये जाना जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर जिस नदी पर ये बनाया जा रहा है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि इस नदी का जो जल है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है, उसे कंट्रोल करने में भी क्या करेगा, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इस कारण से कहीं ना कहीं चीन का जो मंसूबा है, जो कि भारत के खिलाफ हमेशा खराब ही रहा है। ये अलग बात है कि हाल के परिस्थितियों में दोनों देशों के बीच में कई सारे जैसे सीमा जो रेखा है उसको लेकर वहाँ पर शांति की बात कही गई है। बात करें ब्रिक्स में या फिर रिक की जो पहल है वो लगातार भारत के संदर्भ में चीन और रूसिया के द्वारा की जा रही है। लेकिन अभी तक जो पिछला इतिहास है उसमें हमेशा जो चीन है वो भारत के खिलाफ ही रणनीतियां बनाता रहा है। और इसका स्पष्ट उदाहरण हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच में जब तनाव हुआ, संघर्ष हुआ, तो उस दौरान जो पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइल भारत के ऊपर छोड़ी गई थी वो चीन से निर्मित थी। तो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान का सहयोग कर रहा था। तो भारत की ये खिलाफ देखें तो चीन हमेशा इस तरह की रणनीति अपनाते रहा है। खास करके देखें तो भारत ने जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रोका, तो उसकी वजह से ये आशंका बढ़ गई कि ड्रैगन अपने नापाक इरादों को कहीं ना कहीं अमली जामा पहना सकता है और भारत के संदर्भ में जो ब्रह्मपुत्र पर सुपर डैम बनाने की जो एक उसका अपना परियोजना है उससे भारत के ऊपर दबाव बना सकता है। ऐसे में जो सियांग अपर मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं अब चीन के ऊपर हावी दिख रहा है। तो इस तरह से देखें तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सियांग जो अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये चीन के सुपर डैम का जवाब है। कैसे हम कह सकते हैं, तो देखिए अपने देश के जो मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने कुछ कहा, उनके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, एक पूरी स्ट्रेटजी थी। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट के लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद हैं, उन्होंने सामरिक महत्व को खास महत्व दिया और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए कहा गया कि जो सियांग डैम प्रोजेक्ट है इसकी आवश्यकता हमारे लिए काफ़ी अधिक है। एक तो अरुणाचल जो प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के अगर हम विकास की बात करें, उसकी तरक्की की बात करें, तो उस दृष्टिकोण से ये जो डैम प्रोजेक्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ क्या है कि हमारी जो सुरक्षा है, जो हमारी सिक्योरिटी है, उस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि ये स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये चीन की ओर से तिब्बत के LAC से अगर हम बात करें तो ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यारलंग जो सांगपो नदी है उस पर ये जो गीगावाट का हाइड्रो जो स्टेशन जो मेडोंग बांध है उसके निर्माण के जवाब में होगा। तो चीन को ये कहीं ना कहीं ये काउंटर करेगा, खासतौर पे एक सीमा क्षेत्र पर अगर जो भारत के द्वारा जो भी दबाव बनाए जा रहे हैं उसमें ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि तिब्बत की बात करें तो तिब्बत जो है वहाँ पर यारलुंग सांगपो अरुणाचल की सियांग ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। तो पिछले साल ही देखें तो ब्रह्मपुत्र के संदर्भ में भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध हैं उन बांध को चीन की ओर से मंजूरी मिलने पर चिंता जताई थी, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है, जल का जो प्रवाह है वो प्रभावित होगा, फ्लो प्रभावित होगा, जल की जो मात्रा है वो प्रभावित होगी भारत के संदर्भ में। दूसरी तरफ उसकी दिशा भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो इस तरह के जो चीन के प्रोजेक्ट हैं उन पर भारत ने लगातार चिंता व्यक्त किया। इसके बाद भारत ने अपना सियांग जो अपर मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है इसकी योजना बनाई और ये जो प्रोजेक्ट है ये अरुणाचल प्रदेश का जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर जो सियांग नदी है उसी पर बनाया जा रहा है। और जो सियांग नदी है ये और कुछ नहीं है, जो ब्रह्मपुत्र है उसी की एक महत्वपूर्ण क्या है, ये सहायक नदी है।
जिसके ऊपर ये सियांग जो डैम प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है। सियांग जो नदी है ये तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती है और यारलंग जो सांगपो है ब्रह्मपुत्र को चीन में इसी नाम से जानते हैं। तो उसके रूप में देखें तो एक लंबा दूरी ये तय करती है, लगभग 1000 किलोमीटर तक ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। और अरुणाचल में जब ये नदी प्रवेश करती है तो खास बात यह है कि प्रवेश करने से पहले जो नामचा बरवा जो चोटी है वहाँ उसके चारों ओर एक देखेंगे तो घोड़े की नाल की तरफ से आप देखेंगे एक पूरा मोड़ बनाती है और फिर असम में ये दिबांग और लोहित नदियों के साथ मिलकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका निर्माण करती है। तो इस तरह से भारत के संदर्भ में देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। इस कारण से देखें तो ये हमारे लिए सबसे खास हो जाती है। तो ये जो इसकी स्थिति है ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक हो सकती है। ब्रह्मपुत्र का जो पानी है खास तौर पे देखें तो ये जो मुद्दा है अब खास तौर पे चर्चा में हो चुका है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो उत्तर का जो चीन का पार्ट है, जो उत्तरी चीन कह सकते हैं, नॉर्दर्न चीन कह सकते हैं, तो चीन में मोड़ने का एक जो ड्रैगन है, जो चीन है उसका अपना एक खतरनाक इरादा है कि हम ब्रह्मपुत्र नदी का जो पूरा प्रवाह है उसकी दिशा हम बदल देंगे। उसे क्या करेंगे कि उत्तरी चीन की तरफ मोड़ देंगे और चीन जो यारलंग सांगपो नदी है उसके तिब्बत का जो मेडोंग काउंटी है, प्रांत है, वहाँ पर मेडोंग जल विद्युत जो परियोजना है वो संचालित कर रहा है, जिसे इस समय क्या कहा जाता है, उसे सुपर डैम कहा जाता है। यानी कि अब चीन के द्वारा अपने मेडोंग प्रांत में सुपर डैम बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये किस लिए बनाया जा रहा है, तो वो ब्रह्मपुत्र के नदी के जल के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा है, उसके जल को, उसकी जल की जो दिशा है उसे मोड़ना चाह रहा है। और ये इस कारण से बनाया जा रहा है कि भारत को प्रभावित किया जा सके। भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके जल का जो महत्व है उस महत्व को कम किया जाए। और इसके बनने से खास तौर पर देखें तो भारत का जो पूर्वोत्तर है वहाँ पर अगर चाहे चीन तो बाढ़ ला सकता है, क्योंकि अगर अचानक वो जल को छोड़ दे तो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहाँ पर क्या हो सकता है कि फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इस सुपर डैम के कारण। दूसरे तरफ क्या होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको वो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है कि उसके जल पर वो अपना अधिकार कर सकता है कि जितना प्रवाह इस समय भारत को मिल रहा है उसमें वो कमी ला सकता है। और इस सुपर डैम की जो क्षमता है वो चीन का जो 3 कह सकते हैं कि गॉर्जेस डैम है उससे लगभग 3 गुना है। तो चीन का जो सबसे बड़ा डैम था 3 गॉर्जेस डैम, उससे 3 टाइम्स पावर रखता है ये कह सकते हैं मेडोंग जो जल विद्युत परियोजना है जिसे सुपर डैम कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जो ड्रैगन है, जो चीन है, उसका मकसद यही है कि यारलंग जो सांगपो है उसके पानी को उत्तरी चीन में मोड़ा जाए जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो पूरी तरह से ये राजनीति की जा रही है चीन के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके साथ खेल करने का जो एक मंसूबा है उसे कहीं ना कहीं भांपते हुए भारत के द्वारा जो बड़े स्तर पे कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ड्रैगन को कहीं ना कहीं सुधारने का जो एक प्रयास है वो भारत के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। सियांग अपर जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इसको यारलंग सांगपो ब्रह्मपुत्र पर चीन की जो जल विद्युत परियोजना है उसके प्रभाव को कम करने के लिए खास तौर पे भारत के द्वारा अपने अरुणाचल प्रदेश में ये जो डैम प्रोजेक्ट है ये संचालित किया जा रहा है। इसकी सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एक तरह से काउंटर हो सकता है चीन का जो मेडोंग काउंटी में जो डैम बना है उसके तौर पे इसे लिया जा सकता है। इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत की जो पानी की सुरक्षा है, क्योंकि जो जल है पूर्वोत्तर में खास तौर पे और वहाँ से फिर क्या है कि आगे इसका जो प्रवाह बनता है तो कई सारी नदियों के लिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये महत्वपूर्ण है। तो पानी की जो ज़रूरतें हैं, पानी की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करने के लिए ये जो भारत का सियांग डैम प्रोजेक्ट है ये काफ़ी मायने रखता है। ये चीन की ओर से जो भी पानी छोड़े जाने के कारण जो पूर्वोत्तर में एक बाढ़ की जो स्थिति उत्पन्न हो सकती है उस बाढ़ की स्थिति को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए ये जो सियांग रिवर डैम प्रोजेक्ट है ये काफ़ी मायने रख सकता है कि अगर वैसी स्थिति आई तो हम डैम के द्वारा क्या कर सकते हैं कि जो फ्लड की स्थिति है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भारत केंद्र सरकार है उसका कहना है कि
इस प्रोजेक्ट शुरू करने से भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके तहत चीन के पानी मोड़ने की जो योजना है उसको विरोध करने का जो कानूनी अधिकार है वो भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इस डैम प्रोजेक्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर रख सकते हैं कि अगर चीन क्या करता है कि मेडोंग जो काउंटी जिसे हम कह सकते हैं जो सुपर डैम बनाने की उसकी जो अपनी एक चाह है जिससे भारत में कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह है, जो दिशा है, जो उसके जल धारण की क्षमता उसे वो कंट्रोल करना चाहता है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के जो राज्य वहां पर एक प्राकृतिक आपदा लाने की क्षमता विकसित करना चाह रहा है। उस क्षमता और ऐसे जो उसके भारत के खिलाफ इस तरह के जो विचार हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी मायने रखता है। इस प्रोजेक्ट की जो स्थापित क्षमता है अभी तक जो डेटा आया है उसमें ये कहा गया है कि 11.2 गीगावाट इसकी वर्तमान में अभी स्थापित क्षमता है, जिसको आने वाले समय में इसे बढ़ाया जा सकता है। ये पन बिजली का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कहें तो स्रोत बनेगा। इससे क्या होगा कि बिजली उत्पादन होगा, यानी जल विद्युत परियोजना के तौर पे ये स्थापित की जाएगी। ये साल भर नदी के प्रवाह को क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। चाहे मौसम बदले, उन बदलते हुए मौसम जैसे गर्मी की बात करें तो उस समय नदी में जो प्रवाह है तो उस प्रवाह को बनाए रखने के लिए ये जो डैम है ये नदी प्रवाह के बनाए रखने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होगा सियांग जो रिवर प्रोजेक्ट है। तो इस कारण से देखें तो पूरे पूर्वोत्तर में क्या होगा कि इस नदी और इसकी सहायक नदियों में सालों भर क्या होगा कि जल का प्रवाह पर्याप्त बना रहेगा। खास तौर पे गर्मी या जब सूखे की स्थिति देखने को मिलेगी इन क्षेत्रों में तो ये डैम काफी महत्वपूर्ण होगा। तो जल की उपलब्धता में क्या होगा कि भारत में सुधार होगा, और जब जल की पर्याप्त मात्रा होगी तो एक तरफ तो इस डैम से बिजली का उत्पादन होगा, पन बिजली उत्पादन होगा, तो दूसरी तरफ जब नदियों में जो भी इसकी सहायक नदियां हैं उनमें पर्याप्त जल सालों भर सभी मौसम में बना रहेगा तो कृषि पर क्या होगा कि सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा सा अगर अपर सियांग जो जल विद्युत परियोजना है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके भंडारण की बात कर लेते हैं, तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर कारपोरेशन है जो NHPC है, इसने पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश में बनने वाली जो भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जिसे हम अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज है उसके लिए भारत के केंद्रीय जो विद्युत प्राधिकरण है उसके एक पूर्व जो व्यवहार्यता रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि ये 11.2 गीगावाट की परियोजना होगी। अरुणाचल प्रदेश के जो भी खास तौर पे इस पूरे क्षेत्र में देखें तो इस परियोजना पर बड़े स्तर का जो खर्च है उस बजट के साथ लगभग 1.13 ट्रिलियन डॉलर के खर्च के साथ ये एक बहुआयामी जो परियोजना है इसे संचालित किया जा रहा है। परियोजना के पीछे अगर तत्कालिक कारणों की बात करें कि आखिर इस समय इसको बड़े स्तर पे क्यों प्रमोट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो परियोजना से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जल विद्युत उत्पादन है वो प्रभावी रूप से हो सकता है। तो केवल एक जल विद्युत जो उत्पादन है वो एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पूर्वोत्तर में देखें तो ऊर्जा का जो उपलब्धता है खासतौर पे बिजली के संदर्भ में वो काफ़ी कम है, तो वो एक सुनिश्चित करना है। इसके अलावा देखें तो जो मुख्य उद्देश्य है चीन के द्वारा जो यारलंग सांगपो नदी है जिसे सामान्य तौर पे वहाँ पर हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तो उसके जल को मोड़ने की जो कहीं ना कहीं चीन की एक मंशा है उसको कंट्रोल करना है, और इसको ध्यान में रखते हुए जो अरुणाचल है वहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है ये संचालित किया जा रहा है। और फिर क्या है कि ये जो नदी है खासतौर पर देखें तो अरुणाचल से होते हुए फिर असम में प्रवेश करती है, तो सभी क्षेत्रों में जो नदी का जल प्रवाह है और जो सहायक नदियां हैं उनमें जल का जो प्रवाह है वो पर्याप्त बना रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालिक स्तर पे क्या किया जा रहा है, इस परियोजना को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत का जो समाधान है वो सियांग परियोजना है, क्योंकि लगातार वैश्विक स्तर पे देखें तो चीन के द्वारा जो भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इस कारण से देखें तो ये जो विशाल जलाशय है ये अरुणाचल प्रदेश में उसकी सिंचाई जो जरूरतें हैं जो कृषि क्षेत्र है उसके दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो चीन लगातार अपने देश में बांधों का तेजी से निर्माण कर रहा है और उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके जल प्रवाह को कंट्रोल करना चाहता है, उसकी दिशा को कंट्रोल करना चाह रहा है, तो इस कारण से देखें तो उस पर कंट्रोल करने के लिए भारत के लिए ये जो परियोजना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है।
सीमावर्ती जो राज्य अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं उनको जोर देना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चीन की जो हाल ही में देखें 14वीं जो पंचवर्षीय योजना है, उस योजना में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक जो सुपर डैम बनाने का और जो कार्य है उसकी घोषणा भी हो चुकी है और वो स्टार्ट भी हो चुका है। ये जो परियोजना है ये भारत के संदर्भ में जो सामरिक निहितार्थ हैं उस कारण से भारत की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। और भारत के लिए देखें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये जो फ्रेश वाटर है, जो मीठा जल है, मीठे जल के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। मीठे जल का एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इस संसाधन का 30% और देश की कुल जल विद्युत क्षमता का 40% कहीं ना कहीं ये वहन करता है। तो इस कारण से देखें तो अब जो ऊपरी सियांग जो जलाशय है उसमें ये जो बड़े स्तर की जो परियोजना है वो संचालित की गई है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सभी का जो एक निचोड़ है थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है, तो थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम देखेंगे कि आखिर जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये है क्या। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सीमा पार एक नदी है, एक सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते हुए एक देश से दूसरे देश में ये प्रवेश करती है। और खास तौर पे देखें जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, ये देखिए ये पूरा तिब्बत वाला क्षेत्र है, तो यहीं से देखें तो खास तौर पे ये निकलती है और यहाँ से होते हुए आप देखेंगे तो ये भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद ये कहाँ पहुँच जाती है, ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाती है, तो एक तरह से बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पर इसका निकास हो जाता है। दूसरी बात देखें तो इसे तिब्बत में यारलंग बोलते हैं, यारलंग नदी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे यारलंग सांगपो नदी कहा जाता है, इसका जो नाम है। अरुणाचल में जब यही नदी प्रवेश करती है, यहाँ पर जब ये कहाँ पहुँचती है तो अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है। तो यहाँ पर इस नदी को या तो सियांग या फिर दिहांग, इसका जो नाम है ये हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में इस दो नामों से इस नदी को जाना जाता है। और जब ये आगे बढ़ती है और जब ये नदी असम में पहुँचती है तो असम में इसे लुइट नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो यहाँ पर बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो एक ही नदी है, अलग अलग देशों में जब ये इंटर करती है तो इसके जो नाम है वो परिवर्तित होते लगे। दुनिया की अगर बात करें जो विभिन्न नदियां हैं, उन नदियों की लंबाई के दृष्टिकोण से तो दुनिया में जो सबसे लंबी नदियां हैं, जो सबसे लंबी नदियां हैं, तो दुनिया की ये 9वें नंबर की सबसे लंबी नदी है। इस कारण से देखें तो एक निर्वहन के दृष्टिकोण से, इसके प्रवाह के दृष्टिकोण से ये 9वें नंबर पे आता है। और अगर बात करें सबसे बड़े लंबे नदी की तो ये 15वें नंबर की सबसे लंबी नदी है। तो निर्वहन के हिसाब से ये 9वें नंबर पे आता है और एक तरह से लंबाई के दृष्टिकोण से ये 15वीं सबसे लंबी नदी है। ये सालों भर इसमें प्रवाह बना रहता है, तो ये पूरी तरह से क्या है, एक 12मासी नदी है, सालों भर इसमें जल का कह सकते हैं कि प्रवाह बने रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मौसमी नदी है। इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, जो ज्योग्राफिकल इसकी लोकेशन है, जो जलवायु की परिस्थितियां हैं, जो क्लाइमेट सिनेरियो है, उस कारण से देखें तो इसकी कई सारी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे देखें तो अमूमन तौर पे देखेंगे तो साल भर में 2 बार, वर्ष में 2 बार इस नदी में जो जल का प्रवाह है, जो जल धारण क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिस कारण से लगभग हर वर्ष 2 बार इस नदी में बाढ़ आता है। एक बाढ़ गर्मियों में देखें तो हिमालय का जो बर्फ़ है उसके पिघलने के कारण आता है। तो दूसरी तरफ क्या है कि जब मानसून का समय है, जब वर्षा काफ़ी अधिक होती है, तो इस नदी में जो जल है वो काफ़ी अधिक होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये नदी अपने आप में हमेशा मूवेबल है, गतिशील है, क्योंकि लगातार जो लैंडस्लाइड है, जो भूस्खलन है, जो भी भूवैज्ञानिक गतिविधियाँ हैं, इसे बार बार अपना मार्ग बदलने के लिए क्या करते हैं, वो प्रेरित करते हैं। तो ये लगातार इसका मार्ग भी चेंज होते रहता है। तो इस तरह से पूरा हमने देख लिया कि आखिर जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी जो विशेषताएं हैं उन पर हमने बात कर ली।
अब थोड़ा सा हम बात करेंगे ये जो पूरा ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उन पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो उन पर संक्षिप्त रूप से हम बात कर लेंगे कि कौन कौन सी नदी है। जैसे एक बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है इसकी सहायक, वो है मानस नदी। मानस नदी की अगर हम लोकेशन की बात करें तो थोड़ा सा बड़े मैप पे अगर हम देखेंगे तो ये नदी हमको देखने को मिल सकती है। जो मानस नदी है आखिर वो कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्र की सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है उस रूप में मानस नदी को जाना जाता है, और ये भूटान से शुरू होकर असम और फिर दक्षिण देख सकते हैं कि भूटान से होकर जो भी ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें आकर क्या हो जाती है, ये मिल जाती है। तो इस तरह से देखें तो एक महत्वपूर्ण नदी है, काफ़ी लंबी नदी है, लगभग 300 से अधिक किलोमीटर ये प्रवाहित होती है और फिर आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके अलावा देखेंगे तो कई सारी नदियां हैं जिनके बारे में हम देख सकते हैं। जैसे अगर रैडक नदी की बात करें तो रैडक भी क्या है, इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की जो निचली शाखा है, निचली जो धारा है, उस रूप में देखें तो जो रैडक है ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बांग्लादेश का जो क्षेत्र है वहीं से कहीं ना कहीं वहाँ से ये इंटर करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। इसके अलावा देखें तो और भी 2-3 नदियां हैं, जैसे संकोश नदी है। संकोश इसकी बड़ी ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो दोनों मैपों में अगर हम देखेंगे तो ये जो नदी है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे हमने बात किया कि मानस उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो रैडक नदी है। उसके अलावा देखेंगे जो संकोश है, संकोश क्या है कि ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उनमें शामिल की जाती है। और जो संकोश है ये भूटान से निकलती है और फिर भारत का जो असम राज्य है वहाँ पर ये इंटर कर जाती है और फिर भूटान से इसे पूना सांग के नाम से जाना जाता है। इसकी 2 बड़ी सहायक नदियां हैं जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हैं। इसके अलावा देखेंगे तो जो कामेंग है वो भी इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अगर कामेंग नदी की बात करें तो इसको अगर थोड़ा सा बड़े मैप पे देखें तो यहाँ पर देखिए, अगर जो कामेंग नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं उनमें कहीं ना कहीं जो भोराली नदी है, कामेंग नदी है, तो ये अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जानी जाती है। तो कामेंग को ही कुछ क्षेत्रों में भोराली के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण नदी है। अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो एक पर्वत है उसी के नीचे देखें तो वहीं से ये एक हिमनद से निकलते हुए आगे बढ़ती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके आगे बढ़ते हुए फिर ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती है। इसके अलावा देखें तो कई सारी नदियां हैं, धनश्री है, सुवर्णश्री है, ये सारी क्या है कि ये सब सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। तो इनके बारे में भी आप देख सकते हैं। लोहित जो नदी है वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर नदी है। किसकी? तो वो आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से। महत्वपूर्ण सहायक नदियों में लोहित नदी है। इसका जो पूर्वी स्रोत है वो आप देखेंगे तो आगे देखेंगे तो ये उत्तर वाले क्षेत्र से ये निकलती है और फिर आकर मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां, जैसे तिस्ता नदी है। तिस्ता एक महत्वपूर्ण नदी है जो आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है, इसके जल धारण को और बढ़ा देती है। ये सिक्किम का जो वहाँ पर चोलोमो जो झील है वहीं से निकलती है और आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अगर सुवर्णश्री की बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है। ये ब्रह्मपुत्र की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में शामिल की जाती है। ये चीन वाला जो क्षेत्र है वहाँ से ये निकलती है। चीन का सटा हुआ जो हिमालय का क्षेत्र है और फिर तिब्बत और भारत में प्रवाहित होते हुए आकर कहाँ मिल जाती है, तो फिर ये ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है आगे चल के। तो इस तरह से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं। भगदोई नदी है, भगदोई नदी भी ब्रह्मपुत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में शामिल की जाती है। तो ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो क्या है कि वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो जिनके बारे में हम देख सकते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप अपने अलग अलग खंडों में भूगोल के पढ़ा भी होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये क्या प्रोजेक्ट है, सियांग मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है, ये क्यों कहा जा रहा है कि चीन का एक मुंहतोड़ जवाब होगा भारत की तरफ से। खास करके जो लगातार चीन के द्वारा जो सुपर डैम बनाने की जो गिदड़ भभकी है, जिससे क्या कर रहा है कि वो लगातार ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहता है। एक वाटर जो पॉलिसी है उस रणनीति के तहत भारत को कहीं ना कहीं वो अपने दबाव में लेना चाहता है। तो इस दबाव का कैसे जवाब हो सकता है भारत के अरुणाचल प्रदेश में बन रहा जो सियांग डैम प्रोजेक्ट है, तो इसकी आज हमने चर्चा की। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर भी बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।